को फिर ईडी ने समन भेजा है। ईडी ने फारूक अब्दुल्ला को पूछताछ के लिए श्रीनगर तलब किया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़े मामले में ईडी इससे पहले भी फारूक अब्दुल्ला को समन भेज चुकी है। ईडी ने जेकेसीए में मुबैना माली बेज़ाब्तगियों के सिलसिले में साल 2022 में चार्जशीट दाखिल की थी। इस केस में फारूक अब्दुल्ला से कई बार पूछताछ हो चुकी है। ये केस J&K क्रिकेट एसोसिएशन के फंड्स की गैर मुतल्लका पार्टियों बशमूल जेकेसीए के अहदेदारों के मुख्तलिफ ज़ाती बैंक खातों में मुंतकली और जेकेसीए के बैंक खातों से नकद रकम निकालने से मुताल्लिक है। और ईडी की जानिब से फारूक अब्दुल्ला को समन भेजे जाने पर बीजेपी और कांग्रेस ने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। बीजेपी लीडर अजय भारती और कांग्रेस के सीनियर लीडर GN मुंगा ने कुछ इस तरह अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। मेरे हिसाब से तो उनको जाना चाहिए। अगर वो साफ पाक है तो उनको अपना केस वहां पर सामने रखना चाहिए। भागने से तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल की नकल करके ये सोचेंगे कि शायद मैं उस तरह से इसको बच सकते हैं। अगर उन्होंने गलत नहीं किया तो ईडी उनको कुछ कर नहीं सकती। लेकिन अगर वो जाएंगे ही नहीं, अपना केस रखेंगे नहीं, जिस प्रकार से लेकिन सुना है हमारे यहाँ पर जो सोर्सेज बताती है कि आखिर प्राइवेट अकाउंट में एसोसिएशन का पैसा कहाँ चला गया। गपला तो हुआ है, इतना ही नहीं, जो स्टेडियम बनना था वो कहीं है ही नहीं, उसकी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए ईडी अपना कार्रवाई करनी है। कोई भी जो एक रेस्पेक्टेड पर्सन हो, जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन हो, खासकर जो 2-3 बार मुख्यमंत्री रहे हो, केंद्रीय मंत्री रहे हो, पार्लियामेंट के मेंबर रहे हो, अगर आप दूसरों के लिए कानून बनाकर एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग उस पर अमल करें, इनको भी मेरे हिसाब से तो उस पर जाना चाहिए। नहीं जाएंगे तो कानून अपना ड्यू कोर्स मतलब ले लेगा, उसमें तो कोई। देखिए, ये अच्छी बात तो नहीं है कि फारूक साहब उम्र के लिहाज से भी लगभग 90 ईयर्स ओल्ड हैं और उनकी बहुत इज्जत है। यहाँ भी नेशनल लेवल पर भी बहुत ही सीनियर लीडर हैं। हमारे यहाँ 3 बार ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, सेंट्रल मिनिस्टर भी रहे हैं। तो ये इस देखा जाए तो एज के लिहाज से अच्छा नहीं लगता है उनको बुलाना, ये करना वो करना ठीक नहीं है। और खासकर इसके पीछे क्या मकासद हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ताकि इस वक्त का जो इंडिया ब्लॉक मजबूत हो रहा था उसको तोड़ने की भरपूर कोशिश भी की जाती है। और वो आपने देखा बिहार में नीतीश कुमार और ममता जी और भी लोगों को खरीद फरोख्त बाहर रचना देना, तो ये इनका एक तरीका बन गया है इस वक्त, क्योंकि इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, पार्लियामेंट इलेक्शन। तो इस वास्ते मैं समझता हूँ ये बहुत ही यहाँ उस लिहाज से भी ये एक कदम हो सकता है। लेकिन मैं चाहूँगा कि फारूक साहब की इज्जत होनी चाहिए हर लिहाज से। बाकी अगर उनसे पूछताछ करनी, उनके पास जाए और पूछ ले। पूछताछ में तो नहीं, कानून की उंगल कोई नहीं करेगा, अगेंस्ट कानून कोई जाएगा नहीं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सरोज कफील, इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस मामले पर। सरोज, जो समन जारी किया गया है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को, ये दूसरी बार है, इससे पहले 11 जनवरी को किया गया था। तो क्या लग रहा है आज किस तरह का रिस्पांस है, सोर्सेज क्या बता रहे हैं, क्या फारूक अब्दुल्ला आज पेश होंगे? देखिए, अभी आपने जैसे कहा कि 11 जनवरी को जो है, 11 जनवरी को लास्ट उनको समन दिया था ईडी ने। उस वक्त वो नहीं आए थे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा था, उन्होंने अपनी सेहत का हवाला दिया था कि उस टाइम पे सर्दियां काफी ज्यादा थी। उन्होंने उस टाइम ये ख्वाहिश भी रखी हुई थी कि दिल्ली में जो ये समन्स हैं, दिल्ली में वो पेश होंगे, लेकिन उसके बाद वो वहां भी पेश नहीं हुए थे। अगर आज की हम बात करें, देखिए अभी जैसा आप भी जानते हैं कि डॉक्टर फारूक जो हैं वो बिल्कुल ही एक, आप ऐसा कह सकते हैं कि निराले, एकदम ऐसे बेबाक नेता हैं कि वो अगर अभी आपको आधे घंटे पहले कहेंगे कि ईडी जाना है, उसके आधे घंटे बाद आप देखेंगे वही फारूक अब्दुल्ला जो है वो शायद कहीं ना कहीं मना करें। तो फारूक अब्दुल्ला की जो ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी रही है इन चीजों को लेके, वो उससे सब वाकिफ ही है। इस केस के बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करें तो देखिए, इस केस के बारे में बात करूं तो ये बात है लगभग 2012 की। 2001 से लेके 2012 तक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो थे जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे थे। और उसके बाद
जो ये धांधलियों का केस है, उसके बाद ये धांधली का केस बाहर आया। केस लगभग 113 करोड़ रुपए का है और जो फंड्स एलोकेट किए गए थे, ये फंड्स एलोकेट किए गए थे बीसीसीआई के थ्रू, और ये हर उस टाइम स्टेट में, हर यूटी में ये फंड्स एलोकेट किए गए थे। एम यही था कि क्रिकेट जो है उसको प्रमोट करना है, क्योंकि उस टाइम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला JKCA के प्रेसिडेंट थे। उस टाइम पे जो 113 करोड़ रुपए की धांधलियां हुई थी, ऐसा सुनने में भी आता है कि कई सारे टॉप ऑफिशियल जो उस वक्त JKCA के थे, उनके प्राइवेट अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस हुए थे और बड़ी बड़ी रकमों के ट्रांजैक्शंस हुए थे। उसके बाद ईडी ने, माफ कीजिएगा, CBI ने 2018 में जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को इस केस में समन किया था, फारूक अब्दुल्ला वहां पे गए थे और उसके बाद 2020 में भी वो CBI की इंक्वायरी के लिए पहुंचे थे। 2022 में ईडी के पास जब ये केस पहुंचा, उसके बाद डॉक्टर अब्दुल्ला को एक बार समन किया था। आपको याद दिलाएं, उस टाइम पे जब उन्हें समन किया था, कोविड चल रहा था, उनका कहना यही था उस वक्त भी कि तबीयत नासाज है, जल्दी से मुझे बुलाया गया है, मेरी तरफ से सब कुछ क्लियर है। हाँ, अफसोस इस बात का है कि मैं लंच अपने साथ नहीं ला पाया, लंच नहीं कर पाया, बड़े ही मजाकिया वे में उन्होंने कहा था। और उसके बाद जो है ये मामला कहीं ना कहीं 1.5 साल से ठंडा पड़ा हुआ था, और जैसा अभी आपने देखा 11 जनवरी को इस साल फिर से ईडी ने उन्हें समन किया था। अपनी सेहत का हवाला देके वो उस टाइम पे नहीं पहुंचे थे। आज फिर से ईडी ने उन्हें समन किया है। अभी जैसा आप पूछ रहे थे, सूत्रों के अनुसार अभी यही सुनने में आ रहा है कि डॉक्टर अब्दुल्ला जो है वो यहाँ पे 10:30-11 बजे के करीब पहुंचेंगे। लेकिन जैसा हमने आपसे कहा कि फारूक अब्दुल्ला की जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, स्पेशली ऐसी चीजों को लेकर, तो उसमें कहीं ना कहीं ये भी सवाल है कि क्या वो यहाँ आएंगे, नहीं आएंगे, कोई रिप्रेजेंटेटिव साथ होंगे उनके, या कहीं वो ऐसी मांग ना करे कि सर्दियां हैं, उनकी तबीयत खराब है और आने वाले दिनों में शायद वो दिल्ली या कहीं और पे चाहेंगे कि उन्हें ईडी बुलाए। जी विशाल। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सरोज, तमाम जानकारी के लिए। तो काफ़ी तफसील से सरोज ने हमें बताया कि दरअसल ये पूरा मामला किस तरह से है। पहले ये मामला CBI के पास था, मामला ये मनी लॉन्ड्रिंग का है, लेकिन ये JKCA से जुड़ा है, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में फंड्स के गबन या हम कह सकते हैं बेज़ाब्तगियों को लेकर जुड़ा है। पहले मामला CBI के पास था, बाद में ईडी ने इसको टेक ओवर किया। उसके बाद अब ईडी का समन पर समन जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को भेजा जा रहा है। देखना यह होगा कि आज फारूक अब्दुल्ला इस पर किस तरह का रिस्पॉन्स देते हैं। आगे बढ़ेंगे, उधमपुर स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस का रुकने का सिलसिला शुरू हो गया है। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने उधमपुर और आसपास के इलाकों की तरक्की को तरजीह देने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इससे सयाहत के बाब का आगाज होगा। वंदे भारत एक्सप्रेस न सिर्फ यात्रियों और सयाहों के लिए सफर को आसान बनाएगी, बल्कि उधमपुर, कठुआ और पूरे खित्ते में इक्तिसादी तरक्की और खुशहाली के लिए नई राहें भी खोलेगी। मुझे धन्यवाद करना है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। जम्मू कश्मीर और ये क्षेत्र, उधमपुर का सारा क्षेत्र सदा उनकी प्राथमिकता पे रहा। आपको स्मरण होगा 2014 में उन्होंने अपना चुनावी अभियान भी यहीं से प्रारंभ किया था, माता वैष्णो देवी के दर्शन करके। फिर चुनाव के बाद, प्रधानमंत्री के बनने के बाद जो उनका पहला प्रमुख कार्यक्रम रहा वो भी कटरा वैष्णो देवी के रेल स्टेशन का लोकार्पण। उसके उपरांत जब वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का सिलसिला शुरू हुआ तो कटरा वैष्णो देवी दिल्ली रूट उन आरंभिक रूट्स में थी जहां पर ये ट्रेन प्रारंभ की गई थी। और मुझे लगता है आज भी ये चंद एक ऐसी रूट्स हैं कटरा वैष्णो देवी टू दिल्ली जहां एक नहीं दो वंदे भारत हैं। और चूंकि यहाँ पर मांग चली आ रही थी कि उधमपुर और कठुआ में भी इसका स्टॉपेज होना चाहिए, अक्सर ऐसा नहीं किया जाता क्योंकि उससे उसकी समय सीमा में फ़र्क पड़ता है, लेकिन मुझे धन्यवाद करना है रेल मंत्री जी का और रेल विभाग का कि उन्होंने हमारी इस मांग को स्वीकार किया और आज से दोनों ही स्थानों पर, उधमपुर में और कटरा में, इसका स्टॉपेज रहेगा। उधमपुर एक सैनिक स्थल भी है, यहाँ पर कोर हेडक्वार्टर भी है और एक महत्वपूर्ण एक जंक्शन भी है आने वाले समय में, क्योंकि यहीं से आगे रेलगाड़ी होकर के कश्मीर के साथ जुड़ेगी और अगले 2-3 महीने में कश्मीर घाटी जब बाकी देश के साथ रेल के माध्यम से जुड़ जाएगा तो उधमपुर एक बहुत बड़ा जंक्शन बन करके उभरेगा। इसको अमृत रेल स्टेशन विकसित करने की सूची में भी शामिल कर लिया गया। और इसी प्रकार कठुआ एक औद्योगिक नगर भी है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर तीनों क्षेत्रों के साथ वो जुड़ता है। मुझे लगता है कि आज ये जो एक नई पहल हुई है जिसके परिणाम स्वरूप उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा, व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा
और युवाओं को, छात्रों को भी इससे सुविधा रहेगी। इस बात के लिए मुझे आभार प्रकट करना है कि हमारी बड़ी इच्छा थी कि मोदी जी का यहाँ का एक दौरा रहे इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले, और 20 फरवरी को उनका ऐसा कार्यक्रम बना है। उसके दौरान बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन, उसकी लॉन्चिंग का भी रहेगा और एक जनसभा भी जम्मू में उनके द्वारा संबोधित की जाएगी। और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने वजीर आजम से अपील की है कि वो 20 फरवरी को अपने दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के हवाले से ऐलान करें। वो जम्मू में एक अवामी जलसे से खिताब के बाद न्यूज 18 से बातचीत कर रहे थे। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम एक मकबूल हुकूमत की अदम मौजूदगी की वजह से बहुत ज्यादा तकलीफ में है। बुखारी ने इस बारे में ज्यादा कुछ कहने से भी इनकार कर दिया कि आया इनकी पार्टी आने वाले लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लेगी या नहीं। जिस वक्त इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे हम देखेंगे कि कहां कहां पे हम लड़ेंगे। ये नहीं है कि हम नहीं लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। लोकसभा लड़ेंगे, तय करेंगे कहां कहां लड़ेंगे। नंबर 1। नंबर 2, हम किसी जमात के साथ अलायंस नहीं करने वाले हैं। नई जमात हमारे साथ कौन अलायंस करेगा? वैसे ही हाँ, हमारे साथ किसी को, मैंने इसलिए सवाल पूछा। मैं सब समझ, हम दोनों तो कश्मीरी ही हैं, हम दोनों को पता है कहां क्या हो रहा है। हम किसी के साथ अलायंस नहीं करने वाले हैं। अगर हम चाहेंगे भी अलायंस करना, मैं ये कहता हूं आपको, अगर हम चाहेंगे भी अलायंस करना तो हमारे साथ छोटी सी पार्टी के साथ किसकी अलायंस हो सकती है, और हमारा वोटर चेंज के लिए है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर का आना ही जम्मू कश्मीर के लिए खुशाइन बात होती है, क्यों जब भी प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो जम्मू कश्मीर के हित में ही कुछ न कुछ करके जाते हैं। लेकिन आज की बार मैं अपील उनको करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने एक विजन दिया कि इस मुल्क में असेंबली और पार्लियामेंट के इलेक्शन एक साथ ही होने चाहिए पूरे मुल्क में। शायद उसमें दिक्कतें ये आ गई, आपने कमेटी बनाई, बड़ी कमेटी बनाई कि वहां से बाकी रियासतों में कुछ में 6 महीने पहले इलेक्शन हुए हैं, कुछ में 2 साल अभी हैं। या जम्मू कश्मीर से ही शुरू करिए, एक्सपेरिमेंट करिए। हमारे तो आपने इलेक्शन किए नहीं है, इकट्ठे इलेक्शन करिए, आपको पता भी लगेगी इकट्ठे इलेक्शन करने से प्रॉब्लम क्या हो सकती है, वो दूर करेंगे। आप तो एक्सपर्ट हैं प्रॉब्लम दूर करने के। जम्मू कश्मीर वालों को अपनी असेंबली भी बन जाएगी, आपको भी एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, और 29 में पूरे मुल्क के साथ हम भी दोबारा होंगे। और इसमें आपको इलेक्शन कमीशन को भी लगेगी, सिक्योरिटी एजेंसीज को भी पता लगेगी क्या कैसे क्या नहीं होता है। और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने राजौरी जिले के इलाके कालाकोट में अवामी रैली से खिताब किया। कालाकोट और मुल्का इलाकों के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। आजाद ने कहा कि अगर इनकी हुकूमत बनती है तो वो बेरोजगारी का खात्मा करेंगे। और दूर दूर से कालाकोट आज जितना दूर मुझे लगा, इतना कभी जिंदगी में नहीं लगा। सबसे रिक्वेस्ट है, पहाड़ी भाइयों से भी, गुजर भाइयों से, आप रिजर्वेशन दोनों को है, प्रेम से रहिए, प्यार से रहिए, नफरत के बगैर रहिए। सबको रहना यहीं, पहाड़ियों को भी, गुजर भाइयों को भी। तो एक दूसरे के खिलाफ नफरत नहीं होनी चाहिए। आखिर दूसरी स्टेट में भी, दूसरे हिस्सों में भी, स्टेट चिनाब वैली में, कठवा में, उधमपुर में, जम्मू में, कश्मीर वादी में हमारे गुजर भाई भी हैं, पहाड़ी भाई भी हैं, कश्मीरी भाई भी हैं, बड़े प्यार से रहते हैं। तो पता नहीं यहाँ पीर पंचाल में ही ये क्यों तनाव है। अब तनाव खत्म होना चाहिए और इकट्ठे मिलजुल के काम सबको करना चाहिए। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ईडी ने पूछताछ के लिए फारूक अब्दुल्ला को भेजा नया समन। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है मामला। बाड़ी ब्राह्मणा में वांटेड अपराधी गिरफ्तार। कुख्यात अपराधी का नाम कपिल शर्मा है। पुलवामा पुलिस ने कुख्यात ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार। प्रतिबंधित पदार्थ किया बरामद। बारामूला में पुलिस ने किया ड्रग तस्कर को गिरफ्तार। 15 ग्राम प्रतिबंधित ब्राउन शुगर बरामद। मगावटा मागरा गांव में घासनी में लगी आग। सेब के बगीचों तक पहुंची आग। आग से सेब के पौधों को पहुंचा नुकसान। शिमला के चिनगांव तहसील के रनोल गांव में मकान में लगी आग। 2 मंजिला मकान जलकर पूरी तरह से हुआ राख। हादसे में हुआ लाखों रुपए का नुकसान।
दमोह में बम फटने से 2 युवक घायल, अस्पताल में चल रहा घायलों का इलाज। आग में सुतली बम गिरने से हुआ हादसा। कटनी में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग, सोशल मीडिया पर फायरिंग का वीडियो वायरल, फायरिंग करते नजर आए आरोपी। नीमच में समाज सेवी पर फायरिंग का मामला, बाबू सिंधी सहित 3 आरोपी 19 तक रिमांड पर, पुलिस आरोपियों से करेगी सख्त पूछताछ। फरार आरोपियों पर किया गया इनाम घोषित। खरगोन में चोर गैंग का पुलिस ने किया पर्दाफाश, 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 5 फरार आरोपियों की तलाश जारी। बालाघाट में वृद्धा पर भालू ने किया हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, भैंस चराने गई थी खेत। इंदौर में 6 से अधिक राज्यों में सक्रिय राजस्थानी बगरिया गिरोह के 3 बदमाश गिरफ्तार, पुलिस ने भेष बदलकर आरोपियों को किया गिरफ्तार, आरोपियों से 2 लाख से अधिक के आभूषण बरामद। सिंगरौली में ऑफिस में शराबखोरी, वन विभाग के ऑफिस का वीडियो वायरल, शराब पीकर गाली गलौज करने के आरोप, वायरल वीडियो पर हुई कार्रवाई। रीवा में करंट लगने से लाइनमैन की मौत, 11 केवी पोल पर चढ़कर सुधार रहा था बिजली तार, बिना सूचना के चालू कर दी बिजली। शिवपुरी के करैरा में 2 गुटों में झड़प, एक दूसरे पर तानी बंदूक, ग्रामीणों ने दोनों गुटों को खदेड़ा। रायगढ़ में अवैध कब्जे पर चला प्रशासन का बुलडोजर, एसडीएम और तहसीलदार सहित भारी संख्या में पुलिस बल रहा मौजूद, कब्जाधारी को कई दिन पहले दिया गया था। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा सलमान सागर ने शहनाज गनाई की बीजेपी में शमूलियत पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि इस तरह की शमूलियत से इनकी पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सागर ने कहा कि गनाई ने 2020 में आजाद उम्मीदवार की हैसियत से डीडीसी इलेक्शन लड़ा था और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार से हार गई थी। उन्होंने कहा कि पार्टी का कोई भी लीडर किसी दूसरी जमात में शामिल नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि श्रीनगर ने बीजेपी के दौरे हुकूमत से पहले कई बड़े प्रोग्रामों की मेजबानी की है और सागर ने कहा कि उन्होंने बहुत से मुश्किल वक्त में भी हुकूमत की है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आइंदा पार्लिमानी और असेंबली इंतखाबात में नंबर 1 पार्टी बनकर उभरेगी और लोग पार्टी पर भरोसा करते हैं। देखिए, हम पे इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लोकल पार्टीज में, रीजनल पार्टीज कहूँगा, हम पे इन ज्वाइनिंग का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ये कोशिशें बीजेपी और जितने भी बाकी लोग हैं पिछले 5 साल से कर रहे हैं। 5 साल से ये बहुत सी टीमें बना रहे हैं, ए टीम बना रहे हैं, बी टीम बना रहे हैं, सी टीम बना रहे हैं। उसके बाद इंडिविजुअल्स को एम्पावर कर रहे हैं, उनको इंडिपेंडेंट की शेप में प्रेजेंट करें लोगों के सामने। लेकिन हर एक पासा जो है इनको फेल हो रहा है और आज की डेट तक कोई ऐसा फेस सामने नहीं आया है कि जो हमें लगे कि नहीं वायबल फेस में सियासत में इनका कोई मुकाम है। तो पर्टिकुलरली अगर कुछ लोगों की बात की जाए जिनको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ओन किया भी था, और आज की डेट में ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से बाहर निकल गया होगा। हमारा कोई एक्स लेजिस्लेचर है, कुछ जिनकी बात आप कर रहे थे उन्हें 2020 में मंडी से एज इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा हुआ है। तो एज सच कोई हमारी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं निकला हुआ है। ऑलरेडी दिस इज डन एंड डस्टेड वे बैक। पुलवामा में बागबानी महकमे की जानिब से मेवा काश्तकारों को नई टेक्नोलॉजी से मुतारिफ कराने के लिए खुसूसी प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। इसके तहत पुलवामा जिले के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले मेवा काश्तकारों को हाई डेंसिटी बागात की जानकारी के साथ साथ कोल्ड स्टोरेज की सहूलियात से वाकिफ कराया जा रहा है। काश्तकारों को ग्रेडिंग और पैकिंग की अहमियत की भी जानकारी फराहम की जा रही है। वहाँ कौन कौन सी ऑपरेशन चल रही है, कैसे फ़ायदेमंद है, ये क्या अपनाना चाहिए। तो एक इंटरेक्शन सेशन भी रहा फार्मर्स के साथ। उसके बाद इनका एक एक्सपोजर विजिट भी था फील्ड में, और उसके बाद सीए स्टोर्स में जहाँ हमने इनको जानकारी दी कि जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है अपना अच्छी रेट आने फ्रूट का आने के लिए तो क्या क्या तदाबीर करने हैं कि एक एक्सपोजर भी हमारे फार्मर को मिले। सीए स्टोरेज में कैसे ग्रेडिंग होती है, किस टाइप की पैकिंग होती है, तो क्या क्या फैसिलिटीज़ एक फार्मर को मिल सकती है वहाँ। फ्रूट इंडस्ट्री और अस पज़ वुचन बस इंडस्ट्री
तिकाज वुच इंडस्ट्री यम सात बनाओ समझो अथ इंडस्ट्री तेल करो तमे हिसाब यम बाग दि खड़ा तमे हिसाब करो पे तमे हिसाब त्रो माल पे मार्केटस मज तिकाज वाबस्त अथ इंडस्ट्री। और एग्जीक्यूटिव काउंसलर LAHDC लेह ताशी नामग्याल यागजी ने यूटी लद्दाख मार्शल आर्ट टीम की 16 से 19 फरवरी तक महाराष्ट्र में जारी रहने वाले 7वें पैंकॉक सलात फेडरेशन कप में शिरकत के लिए खिलाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें लड़के और लड़कियां शामिल हैं। न्यूज 18 लद्दाख से बात करते हुए कोच गुलाम रसूल मार्शल आर्ट पैंकॉक सलात ने कहा है कि मज़कूरा चैंपियनशिप में यूटी लद्दाख की नुमाइंदगी करेंगी। Yang ini orang resolution ya le, ngam martial art pencak start coach ni le. Taksa ngacan dika council officer ons pin le flag officer ya le. Tenen taksa just in national style martial art ar Maharashtra youth ngaci championship all Indian pencak club championship indulges in le ya le. 20 sapa ngacan na lusha le tournament jakma nge yo ya le. Tenen caik safar lang मतलब jak चिचिक दिले दुका गोसुन तेना महाराष्ट्र ट्रेन तांग गोसुन याली jakma चिकिन शिक दे चलु याली Daksa ngata ika halam tu chujik UT Ladakh ngata represent chuste kavena Kargil nang le district niska ne ngata daksa khaskari minang ko pomon thustu diale martial arts se ala ngata all India Penchak Slide Championship Maharashtra nang ko kitna tore na jak chignisi nang ko ngata chache sino skut pasang teo daksa ngata UT group sting ni Ladakh sinang ko ngata sports nang ko ma skap mangpo ngata na sok sina thobin no skut pasang daksa nang ko mang kyang ngata pomo no yale pomos kyang no skut pasang even nang ko ngata daksa UT sting ni dimbe tan tan Ladakh sinang ko sale thokpe ka yerget tangches la ngata skap mangpo thobin jikino yang tebe ka Ladakh rang shong region yerges lan sok si chok nang ngata gyaba madugala samnyan ngata dakse thu chamsigat nang khone teni moral support nang khona ngata financially thowa ngata kazuki support chungin chistuk te jokse score la ngata ketang daksa thu ni khajik bot tinga ji yang discuss yang jospin yang chinchat la chichir ngata khone kha ketang ngata incentive source yang ngata subsidy gutte chir ngata plan dik chungin chisduk te bonus score la khone coach gutte teni mixale inna kha ngata daksa samsingata ika martial arts khane ngata pomo shkutu teni khon samana yam ponga ta ika ngatos durang gela chuste shkutu ale। और उधमपुर जिला इंतजामिया ने पहली बार मुसाफिर लिफ्ट नस्ब की है, जो खास तौर पर माजूर अफराद के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस कॉम्प्लेक्स में लिफ्ट बनाई गई है। इस इक़दाम का मकसद माजूर अफराद को दरपेश चैलेंजों को खत्म करना है। जम्मू कश्मीर में प्रयास एक नई दिशा एनजीओ के नाम से एनजीओ भी चलाते हैं। तो ये जो उधमपुर में कल डीसी ऑफिस में जो लिफ्ट लगाई गई है, इसका जो दिव्यांगजनों को काफ़ी जो है मैं कहूँगा कि बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं वो दिव्यांग होने की वजह से यहाँ नहीं आ पाते हैं। कारण ये है कि अगर उनको डीसी ऑफिस में कोई काम पड़ जाता है या किसी गजटेड अफसर से मिलना होता है तो वो सीढ़ियों की वजह से ऊपर नहीं जा पाते हैं। उधमपुर में ये जो पहली लिफ्ट लगाई है और इसका दिव्यांगजनों को जो है वो भरपूर लाभ होगा। डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स जहाँ पे कई सारे ऑफिसेज सरकारी दफ्तर हैं और जो कई सारे फर्स्ट फ्लोर पर हैं, अभी तक यहाँ पे लिफ्ट की सुविधा नहीं थी, तो जो स्पेशली एबल्ड लोग थे उनको अक्सर एक असुविधा का सामना करना पड़ता था जब वो ऊपर हमसे मिलने आने की कोशिश करते थे। तो ये एक हमारा छोटा सा एक पहल है, एक कदम है, जिसमें हम सभी ऑफिसेस को स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं। और सोरा श्रीनगर के जोनीबर इलाके में दरमियानी शब आग लगने से 4 गांवखाने और 7 झोपड़ियों को नुकसान पहुंचा। वकीलों का कहना है कि आग रात तकरीबन 2 बजे लगी और कुछ ही देर में फैल गई और इसने कई गांवखानों और झोपड़ियों को अपनी लपेट में ले लिया। उन्होंने कहा कि अली जान जोनीबर सोरा में 4 एक मंजिला GCI शीट की छत वाले गांवखाने और प्लास्टिक के कचरे और खुश्क घास के ढेर की आग के फैलने की बुनियादी वजह बने हैं। फायर टेंडर ने बर वक्त मौके पर पहुंचकर आग को मजीद फैलने से रोका। वकीलों ने हुकूमत से मुतासरीन को मुआवजे का मुतालबा किया है। गाँव बचाए मुश्किल सान तुम त्रो सरसी नजर वो तुम कूत नुकसान गो। वजह गो हंग तमंग लोग नार पाने तो लोग 2 बजे 2:30 बजे रात उस टाइम बराबर 1 2 बजे रात
तो तुम खुदा रुत कर पे आये योर तो मुश्किल सान बचाए पे गाव सान शुमार रोस नुकसान कत तादाद 2 बजे रात हंग तमंग गई नार तो उमन थोड़ा बहुत अथ पे अमुक सिस्टमा चलान लड़ीज वड़ीज अथ लगान वन गवर्नमेंटस यी वन यह चीज़ कि पे अमुक हिसाब किताबा क्या नुकसान गो हद से ज़्यादा रात 2:30 बजे गो यह नार जहिर हंग तमंग 8 गाव शड घास वास गुपन वुपन गई अड़द सोरे शड वड मकले सारी इन गो वारिया नुकसान कर अथ पे गरो गुजार वारिया मेहनत करान बिचारे इन दद इंसान त गई अड़बज अख लड़कू बिल्कुल पूर दोदमुत बे गाव शड 5-8 गई पूर खत्म घास कोम खज तमाम चीज गो फान सोरे बस कर इसलिए योकन तर योर नार योर सोरे गोमुत खत्म यपर गाव वाव कच नबर पोतुस मगर पूर दजम तुम वो वनकस त शड पूर ददिम तथ मे गाव तह दजम कम अज कम 10-12 लाख रुपये करोर नुकसान 10-12 गाव अत ज्यादा रुपये करोर अत माल वाल सोरे क्या यह दोदमुत अति वन करान गवर्नमेंटस अपील मेहरबानी कर क्या मुआवजा तरन बे बच्चे सह जख्मी अत तम सोरे पान दोदमुत जूनिमर सोरा श्रीनगर में रात को अचानक आग नमदार हुई जिसमें 8 गौशेड जो है वो जल के राख हो गए और इसमें और भी यहाँ पास में शेड बने हुए थे उनको भी काफ़ी नुकसान हुआ है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे ये गौशेड जो है वो जल के राख हो गए हैं और इसके साथ साथ एक लड़का यहाँ पे है जिसको बर्न इंजरीज हुई है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो यहाँ के इन लोगों का मानना है कि करोड़ों में नुकसान हुआ है और अब ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनको कंपनसेट किया जाए। गनीमत ये रही कि इसमें जो है फायर टेंडर्स टाइम पे आ गए जिन्होंने इस आग को बुझा दिया। लगभग 8 गौशेड जो है वो जल के खाक हो गए और ऐसे में अब ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनको कंपनसेट किया जाए ताकि ये इस नुकसान की भरपाई कर सके। अयूब खान के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18 श्रीनगर।